अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और पिछला हफ्ता आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज नए हफ्ते का आगाज़ हम करने जा रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि ये हफ्ता भी हम सब के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। तो आज कुछ अपने इंट्रो में बात करेंगे हम बच्चों के हवाले से और बच्चों में तालीम की जुस्तजू पैदा करने के लिए घर में कहा जाता है कि जनाब एक इल्मी बहसो तकरार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों के साथ तालीम पर बहस नहीं होगी तो वो कभी भी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं सीख सकते हैं। जबकि इल्म नाम ही इस चीज़ का है कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सके। एक मशहूर फ़लसफ़ी हैं बुकरात, उनका कहना था कि इल्म ही अच्छाई है और इस जुमले से इसकी मुराद ये थी कि अगर किसी शख्स के पास इल्म नहीं होगा तो वो कैसे अच्छाई को जान सकेगा, और अगर वो अच्छाई को जान ही नहीं सकेगा तो फिर वो अच्छाई पर अमल कैसे करेगा। इसीलिए उसके नज़दीक इल्म बज़ाते ख़ुद सबसे बड़ी अच्छाई और सच्चाई थी। देखा जाए ना तो इनफरादी ज़िंदगी में इल्म ही वो दौलत है जो एक इंसान को फ़रिश्तों से बेहतर बनाती है या बाकी अशरफुल मखलूक़ात से बेहतर बनाती है। इसलिए तो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है, कहा जाता है। इसलिए हर शख्स पर इल्म की एटलीस्ट जुस्तजू फ़र्ज़ है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। हमारे लिए तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ उसके मुआशी और सियासी मसाइल से निकाल सकती है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही एक एलिमेंट है। हम तरक्की याफ्ता ममालिक से सिर्फ इकॉनमी में पीछे नहीं है बल्कि इल्म और शऊर की दौड़ में भी वहाँ के माशरे हमसे कोसों आगे जा चुके हैं। इसलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि हम अफराद की शऊरी सतह को बेहतर बनाएं ताकि कल को मगरिब और यूरोप के समाजों से हम लोग मुकाबला कर सकें। मगर ये होगा कैसे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि बच्चों और जो हमारे नौजवान नस्ल है, यंगस्टर्स हैं, उनमें इल्म की जुस्तजू और लगन हमारे घरों में ही पैदा की जा सके। घर का माहौल ही इस तरह का बनाया जाए कि उनके अंदर एक इल्म हासिल करने की अर्ज पैदा हो और उस जुस्तजू का कद तरक्की ज़ौक़ पैदा हो। इस्लामी तारीख़ में देखा जाए तो वो पहली दर्स का यानी जिसको माँ की गोद कहा जाता है, बाप का साया कहा जाता है, वो ही थी जिसने अजीम मुफ़क्किरों को भी जन्म दिया था। तो ये घर में भी माहौल ऐसा आपने क्रिएट करना है ताकि बच्चों को नॉलेज आए इल्म के हवाले से, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बुक रीडिंग करे तो आप भी बुक्स पढ़ें, बचपन से ही उसको बुक्स की आदत डालें। उसे अगर गिफ्ट देना है तो आप कोई भी फ़िक्शन बुक, कोई भी ऐसी बुक दे सकते हैं जिससे उसका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। तभी बच्चे जाके अपनी जो हैबिट्स हैं वो डेवलप करते हैं बचपन से, अगर उनके ऊपर काम किया जाए तो। ये आज का हमारा पैगाम था कि आपने घर का माहौल किस तरह रखना है अगर आपने अपने बच्चों को इल्म याफ्ता बनाना है तो। अगर उनमें बहुत सी इल्म के हवाले से इंटरेस्टिंग चीज़ें पैदा करनी है तो ये हमारा पैगाम हो गया। अभी हमने आगे बढ़ना है और कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। कहते हैं जनाब कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ना खुराक की ज़रूरत होती है और जिसके बगैर इंसान का ज़िंदा रहना भी नामुमकिन है। अब मौसम गर्मा में लगने वाली हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए अक्सर लोग रिफ़्रेशमेंट का सहारा लेते हैं जो ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं लेकिन उसके जो मुज़र असरात हैं वो सेहत पर भी पड़ सकते हैं। अब इंसानी जिस्म की तवानाई को बरकरार रखने के लिए मुनासिब खुराक की ज़रूरत हमें होती है, लेकिन जब ये ज़रूरत हद से बढ़ जाए या आपको बार बार भूख सताने लगे तो ये भी अच्छी अलामत नहीं होती, क्योंकि इसका आपकी उमूमी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो आज हम इसी के मुतालिक बात करने जा रहे हैं कि हम गर्मियों में ऐसी हल्की फुल्की स्नैकिंग या ग़िज़ाएँ कौन सी ले सकते हैं जो बेवक्त की भूख को मिटाने में हमें हेल्पफुल हो, और इसके अलावा ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो और कम वक्त में तैयार करके खाई भी जा सकते हैं। क्योंकि
जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती तो आपको पता है खाने पीने का दिल नहीं करता, खाने का ख़ास तौर पर ऐसा सच दिल नहीं कर रहा होता, तो दिल कर रहा होता है हल्का फुल्का सा कुछ स्नैकिंग की जाए, कुछ हल्का फुल्का सा खाया जाए। तो आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है और उस पर बात करने के लिए शेफ़ सारा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। तो शेफ़ सारा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ सारा आज देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाने वाला है, तो आने वाले दिनों में क्या हाल होगा हमारा, इतनी गर्मी पड़ेगी। और अमूमन यही होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं खुद भी ज़्यादा गर्मी में मैं ज़्यादा मील्स या ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खा सकती, खाना शाना नहीं, उसमें दिल करता है हल्का फुल्का सा कुछ हो, लाइट सा हो, जो आपको ठंडा भी महसूस कराए, आपका टेम्परेचर भी कूल डाउन रखे। तो ऐसी चीज़ों में हम क्या स्नैकिंग में ले सकते हैं? इसमें ऐसे है डियर कि आप लोग स्मूथीज़ ले सकते हैं। अच्छा। फ्रूट स्मूथीज़ बना सकते हैं, वेजिटेबल स्मूथीज़ बना सकते हैं, जैसे ये ड्रिंक्स वगैरह हो गए। मतलब मैं जैसे कई बच्चे या बड़े जैसे जॉब करते हैं, वो कहते हैं कोई हम अपने बोतल में कुछ बना के ले जाएं। वो बहुत सी ऐसी माशाल्लाह चीज़ें, और अल्लाह ताला ने तो अपनी नेमतों में से सबसे ज़्यादा जो फ्रूट्स है जो आजकल है, सेब है, केला है, अंगूर है, पपीता है, इनकी बहुत ज़बरदस्त जो है वो सैलड्स भी बनती हैं। इनके ज़बरदस्त से क्या कहते हैं, आप अपना ऑट्स बनाए दलिया, उसमें भी ये फ्रेश फ्रूट काट के डाल जाके खा सकते हैं। मैं ख़ुद पर्सनली जो है ये ऑट मील का ही इंतखाब करती हूँ, क्योंकि मैं भी सारा दिन जॉब पे ही होती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई लाइट सा स्नैक कोई ऐसा बना जाऊँ जो मेरे लिए एनर्जी भी दे और मेरा टाइम भी सारा गुजर जाए। तो मैं फिर यही करती हूँ, कभी मैं फ्रूट सैलड्स बना के बॉक्स में ले जाती हूँ, उसके ऊपर आप हल्का सा पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और अगर सॉल्ट ज़रूरी है तो डाल सकते हैं, वरना आप हनी डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, 1 टीस्पून अपने एक बॉल पे बस ऊपर डाल दें और जब खाना हो उसे इजीली 1 बाइट करके खाते जाएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त मैं कहती हूँ चीज़ें हैं। ठीक है। आप मतलब ये फ्रेश फ्रूट लें, उनको वॉश करके उसकी कटिंग करें, और ये स्कीवर्स होते हैं हमारे वुड के, उसके अंदर इजीली लगाएं और अपने बॉक्स में रख दें। ओके। 4 to 5 आप बना लें इस तरह से, और जब आपने जाना हो फ्रिज से निकालते हुए ले जाएं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इजी एंड क्विक जो है ना आपका, वो समझे ये वेदर हमारी जो बॉडी है ना इसको डिहाइड्रेट करता है। देखिए हमारे यहाँ पे आपको पता है स्नैकिंग में भी ना हल्की फुल्की फ्राइड आइटम्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, बाहर से चिप्स लेके खा ली जाती है, कोल्ड ड्रिंक पी ली जाती है, जूसेस पी लिए जाते हैं बाहर से जो डब्बे वाले होते हैं। हम कहते हैं स्नैकिंग में यही चीजें शायद आती हैं। हम मेहनत नहीं करते हैं ना घर से कुछ बना के लेके जाए, हम कहते हैं बाहर से रेडी टू ईट मिलेगा, हम वो खा लेंगे बेकरी से जाके। बट ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मतलब कह लें कि हम अपने साथ ही जुल्म करते हैं। चलो साल में 1-2 दफ़ा बंदा हो जाता है ऐसे, मगर ये है कि डेली बेस पे जब आप लोग माशाल्लाह घर से बाहर निकल रहे हैं तो मैक्सिमम अपने लिए ये 15 से 20 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए, ताकि आप बेशक रात को बना के अपना बॉक्स फ्रिज में रख दें। तो मुझे बताएं कि हम ड्रिंक्स में किस तरह की ड्रिंक्स ले सकते हैं? आजकल जैसे आपको पता है स्ट्रॉबेरी जो होता है, हाँ जी, अब तो बल्कि एंड ऑफ स्ट्रॉबेरीज आ गई हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज को अभी से ही लेके इन्हें वॉश करें अच्छे तरीके से विनीगर वाले वाटर में, ताकि जो उसके जम्स हैं, अगर विनीगर नहीं है तो बेकिंग पाउडर ले लें। पाउडर में, हाँ जी, उसे अच्छी तरह वॉश करें और उसके क्यूब कट काट के उसे फ्रोजन कर दें। अच्छा। आगे आने वाले 2-3 मंथ्स में जब स्ट्रॉबेरी नहीं मिलनी तो आप वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे तरीके से एज अ शेक में, स्मूथी में, योगर्ट में डाल के हनी डालें, उधर से थोड़ा सा फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी या एक बनाना ऐड करें, तो वो बड़ी ज़बरदस्त। उस दिल नहीं करता कि उसके बाद हम कोई और चीज़ खाएं, वो इतना आपको जो है फरहत भर सकता है, यानी कि ठंडक का एहसास भी दिलाता है। तो ये बड़ी बेस्ट है। आगे मैंगोज़ आ रहे हैं, आप मैंगोज़ की भी स्मूदी बना सकते हैं इसी तरह योगर्ट में डाल के। हमेशा याद रखें, ऐसी बहुत सी हमारी ख़वातीन हैं जो घर पे रहती हैं, उन्हें पता नहीं है कि शेक्स एंड स्मूदी में क्या डिफरेंस है। तो शेक्स हमेशा मिल्क से बनाए जाते हैं,
ओके। और स्मूथी जो हम स्मूथीज बनाते हैं वो हमारी योगर्ट दही से बनती है। ये वो तमाम तर मशरूबात है जो कि हम बचपन से पीते आ रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल गर्मी के हवाले से बहुत अच्छा हो सकता है। आलू बुखारे इमली का शरबत भी आप पी सकते हैं। तो हमारे साथ शेफ़ सारा मौजूद थी। शेफ़ सारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जनाब, जदीद तहकीक पुराने लोगों की ये बात साइंसी अंदाज में साबित कर चुकी है कि जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती, खुशी और राहत की जो कैफियत है उसका दारोमदार ज़हनी सेहत पर होता है। अगर इंसान किसी वजह से ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है तो उसके असरात पूरे जिस्म पर मुरतब होते हैं, क्योंकि दिमाग ही इंसान के सारे जिस्मानी निज़ाम को कंट्रोल करता है। अब हमारे मुआशरे में डिप्रेशन जो है वो ज़हनी तनाव और नफ्सियाती मसाइल के अमराज में मुब्तला अफराद की सेहत को नज़रअंदाज किया जाता है। अब ऐसे अफराद अक्सर उन अल्फाज से उनको तसल्ली दी जाती है कि ये सब तुम्हारा वहम है या परेशानी की कोई बात नहीं है, खुश रहा करो। हमारे माशरे में अक्सर लोग इन अफराद को इलाज की बजाय ऐसे ही अजीबोगरीब मशवरे देते रहते हैं। अब आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल ज़हनी अमराज में मुब्तला 8 लाख अफराद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेते हैं। कोई छोटी तादाद नहीं है। हमने इसी वाले से इसी के मुतालिक आज बात करनी है कि अद्वियात के बग़ैर हम क्या नफ्सियाती मसाइल का इलाज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसमें किस तरह की हेल्प सीख करनी चाहिए हमें, क्या ख़ुद से हमें जो ड्रग्स हैं, मतलब जो मेडिसिन्स खाते हैं इनको भी ड्रग्स ही कहते हैं, क्या उनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस पर हमने आज बात करनी है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, फाइन, थैंक यू। और उसके साथ साथ हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हकीम साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह। डॉक्टर अली, आप इसे स्टार्ट करूँगी। नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार है, किसी न किसी डिसऑर्डर में मुब्तला है, अगर वो डायग्नोज करवा ले तो मुझे बताइए कि ये क्यों इतनी रेशो है ये नफ्सियाती मसाइल की हमारे माशरे में? बिल्कुल मुनीबा, आपने ठीक कहा कि अगर डायग्नोज करवा ले तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है, हाँ, ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। हाँ, वो अनडायग्नोज रह जाता है, जिसकी वजह से उनके मसले बहरहाल बढ़ जाते हैं। अब ये जो बात है कि आजकल क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। आजकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सोशल प्रेशर है, फिर फैमिली का प्रेशर है, ख़ास तौर पे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन पे प्रेशर है कुछ करने का, और जो हालात व वाक़यात आजकल चल रहे हैं, तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स वगैरह लोगों को सामना करना पड़ रहा है। उसके इससे बढ़ के फिर फैमिली में आजकल काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं। फिर क्योंकि फैमिली में इशू चलते हैं तो वो घर में झगड़े वगैरह होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी होता है। उसके बाद फिर आप देखें कि अगर बूढ़े लोगों की बात करें तो कुछ लाइफ से डिससेटिस्फेक्शन, कोई माजी में की गई गलतियाँ, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट्स, कोई परेशानियाँ, पछतावे वगैरह, तो ये इनमें ये वजह बनती है। तो अब आप देखें कि बच्चे देखें, नौजवान देखें या बूढ़े देखें, तो मुख्तलिफ किस्म के जो ज़िंदगी में स्ट्रेसेस होते हैं, जो लाइफ में उनको कोई मुश्किलात होती हैं, कोई तलख तजर्बात होते हैं, और उसके बाद वो फिर खुद से उससे निपट नहीं सकते। यानी कि जो हालात वाक़यात ने उन पे ओवरवेलम कर लिया, उनको नहीं सिखाया भी नहीं, बाय द वे गया था कि अगर आपके साथ कोई इशू बन जाए तो इसको हैंडल कैसे करना है। तो जितने भी ज़हनी व नफ्सियाती मसले होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे हालात वाक़यात होते हैं, और उसके बाद फिर हमारे ख़यालात होते हैं। कुछ और भी फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन प्राइमरीली जो शख्स भी बीमार होगा ज़हनी व नफ्सियाती मर्ज़ में, चाहे वो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, 150 के करीब ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियाँ, कोई भी बीमारी हो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं वो आपके हालात, ज़िंदगी ने मुझे क्या हालात दिए और फिर मैंने उनसे कैसे निपटा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ है तो मुश्किलात तो सबको आती रहती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा स्ट्रेसेस आती रहती हैं। इसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसको स्ट्रेसेस हुई, ज़िंदगी में परेशानियां हुई, उसने खुद उन परेशानियों से कैसे निपटा। बाद औक़ात हम ज़हनी तौर पे गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, जैसे कि हमारी जिस्मानी आदतें होती हैं वैसे हमारी ज़हनी आदतें भी होती हैं। कुछ लोग ज़रा ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं, कुछ लोगों को
ये मसला होता है कि मैं ही बुरा हूँ, सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता, शायद लोग मेरे साथ अच्छा नहीं करते, लोगों को पता नहीं मुझसे क्या मसला है, विक्टिम मेंटेलिटी। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो अपने ख्यालात हैं, फिर कुछ लोग लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, जब वो मीट नहीं होती तो फिर वो पछताते हैं, परेशान होते हैं। तो हालात और उसके बाद जो ख्यालात हैं ये मिक्स होके किसी ना किसी शख्स को ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार कर ही देते हैं सारी चीज़ें। तो डॉक्टर साहब ने तो कह दिया है कि जनाब ये तमाम तर चीज़ें होती हैं। अब हकीम साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि नफ्सियाती मसाइल होते हैं कि नहीं होते हैं, आप क्या कहते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बात सही कही है, ये मसाइल होते हैं। अच्छा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप की तरफ से भी ऐसा होता है कि ख़ुद वो ज़हनी मरीज़ होते हैं। जब औलाद पैदा होती है तो उनमें से कोई एक आधा बच्चा उन पे चला जाता है। तो उसमें सबसे पहली बात तो जब आप बच्चों की तरफ जाएं तो जैसे ही हमल ठहरे तो आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और अपना माहौल ठीक रखें। और ये ऐसी परेशानी वाली जो मसला नफ्सियात का ऐसा है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं हमारी माएँ बहनें जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं तो उस वक्त हमल ज़ाया हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप आज माशरे में देखें तो जितना लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो नेचुरल के करीब है ना, नेचर के करीब है, जो गाँव में देहात में रहते हैं वो इनसे ज़्यादा बेहतर हैं जो लोग शहरों में रहते हैं या बाहर। अब होता क्या है कि उनके जो मामलात हैं वो बड़े आसान और सादा होते हैं। सादा ग़िज़ा, तो अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करना। हमारा जो शहरों में लोग रहते हैं इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बात कही कि ये जो बाज़ औक़ात हम अपनी सोच लेके बैठ जाते हैं ना कि आपका जहन, जैसे आपको बताया कि एक तो नफ्सियाती होता है, एक होता है नफ्सियाती प्रॉब्लम की इंसान की एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं कि मैं ये भी करूँगा, ये भी, या मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे मैट्रिक में या आगे पढ़ने में, या मैं ये काम करूँगा। वो अचीव नहीं कर पाता। जब अचीव नहीं कर पाता तो तब भी मसाइल पैदा हो जाती हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने बात की कि माहौल कैसा होता है, घर में माँ बाप की आपस में कुछ ना कुछ बात हो गई, रिश्तेदारों में हो गई, तो ऐसी जो चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला, जब हमारे बच्चे के पेट दर्द होता है तो हम भाग के फ़ौरन डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं, तो कितनी फिक्र करते हैं। ये एक ज़ाहरी बीमारी थी। लेकिन जब ऐसा बच्चा हमारे घर में होता है जिसके अंदर चिड़चिड़ापन, ज़िद, गुस्सा, लेकिन उसके ऊपर हम उसको अकेला कर देते हैं, ये है ही ऐसा, हालांकि उसको तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह हमारे माशरे में जो ऐसे लोग हैं उनको तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा। बाज़ों का हमारे पास ऐसे पेशेंट मेरे पास आती हैं, यकीन करें, एक फैसलाबाद से आई औरत मेरे पास, उसके 5 बेटे बेटी साथ आए, इतनी परेशान। और वो जब बैठी ना, उन्होंने कहा जी ये भी मसला है, ये भी मसला। वो बेटे कहते हैं आप खामोश होगा, आप इतनी ऊंची चीज़ डॉक्टर साहब को बता रही हैं। अच्छा। अब मैंने कहा आप खामोश हो जाए, मैंने इनकी बात सुनने दें। अब हमारे जो बूढ़े हैं बाज़ औक़ात वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं। ये भी उनकी नफ्सियाती सबसे बड़ा मसला है। और जैसे ही मैंने उनकी बात सारी सुनी, अब उनका मर्ज स्टमक का नहीं था, कोई और नहीं था। मर्ज ये था कि उसने छोटे होते से अपने बच्चों को पाला है, वालिद फौत हो गया था, बच्चों को मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में काम करके पाला। अब वो सारी स्टोरी जब वो सुनाई ना तो रोने लग पड़ी। तो मैंने सिर्फ बच्चों को फिर डांटा, मैंने कहा आप सिर्फ रोजाना इनके पास बैठ जाया करें 10 मिनट। तो यकीन करें जब अगले महीने आई इतनी खुश, अब वो सिर्फ मुझे मिलने के लिए आते हैं बच्चों के साथ, यानी कि उनका मसला सिर्फ इतना था। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, हमारे जो मसाइल हमने पैदा कर लिए हैं, इसी तरह इसका सबब जो सबसे बड़ा आज के माशरे में है, कुरान में है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। हम खाना पीना बड़ी जल्दी में खाते हैं और खाने की तरतीब अच्छी नहीं है। अच्छा। उससे क्या होता है कि जो ग़िज़ा हम खाते हैं उससे किरदार बनता है। जब हम ग़िज़ा ही जल्दी में खाएंगे तो हमें कोई कहे कि आप किसी भी जगह पे जल्दबाजी ना करें, हम शादियों में जाएं, हम कहीं सिग्नल पे भी खड़े नहीं हो सकते। देख लें आप जल्दबाजी की वजह से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी एक छोटा सा मसला आया था कि चंद दिन पहले एक बच्चे ने अपनी वालदा को कैंचियां मार के मार दिया। अब क्या जज्बातीपन क्यों आ रहा है? ये हम छोटी सी बात पे एक मोबाइल पकड़ाते बच्चों के, मोबाइल पकड़ ले हम काम कर ले। तो ये मोबाइल जो है ऐसा ये गलत काम कर रहे हैं जिससे ये बहुत ज्यादा मसला बन रहा है। नफ्सियाती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। देखिए जो ज़हनी मसले हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे जिस्मानी मसले। जैसे हमें खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, वो नेक लोगों को भी हो जाता है और जो इतने नहीं होते उनको भी हो जाता है। ज़हनी मर्ज भी बिल्कुल ऐसे ही, कोई गुनाह की निशानी नहीं है, ये बीमारी है जैसे इंसानों की होती है। और उसमें फिर एक और मिसकंसेप्शन है, ये भी मैं क्विकली करता चलूँ। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमारे पेट की गैस सर को चढ़ गई है। तो इसमें ये मिसकंसेप्शन है कि कोई ऐसा इंसान का जिस्म नहीं है कि पेट से कोई चीज सर पे चढ़ जाए। वो एंजाइटी का और स्ट्रेस का इशू वो यही है कि आपको नफ्सियाती कहीं ना कहीं आपको चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अली अजमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज़ फरहान हनीफ हकीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आजकल हर कोई चाहता है कि वो जवान नज़र आए, और अगर उसकी उम्र आगे बढ़ती भी जा रही है, वो एज करता भी जा रहा है, लेकिन एजिंग भी उसकी बड़ी ही अच्छी नज़र आए, उसमें भी वो उसका जो ग्लो है, उसके जो फेस के खदो खाल है वो ख़राब ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम एज करते हैं तो बहुत से हमारी लाइंस, रिंकल्स, फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हर कोई आज चाहता है कि अगर प्री मैच्योर एजिंग आ रही है तो हमने उसको किस तरह रोकना है, ख़ुद को किस तरह जवान रखना है सारी ज़िंदगी। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है अपने आप को जवान रखना सारी ज़िंदगी? इस पर आज हमने बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर फराजिया जुल्फ़िकार मौजूद है, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। डॉक्टर फराजिया, आपको वेलकम कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फराजिया, प्री मैच्योर एजिंग तो करना है हमने, एज तो करना ही करना है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन प्री मैच्योर एजिंग ये है क्या प्रोसेस है, ये क्यों होती है प्री मैच्योर एजिंग? अच्छा, प्री मैच्योर एजिंग बेसिकली एक तो जेनेटिक्स होता है। कि अच्छा। अगर आप 20-25 से पहले ही आपकी स्किन सैगी होना शुरू हो गई है, अच्छा। डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो गया, तो हम इसमें कहते हैं कि आपकी प्री मैच्योर एजिंग में आ जाता है। एजिंग तो इन सेंस अगर हम कहें मेडिकली अगर हम देखें तो आफ्टर 30 आपकी स्टार्ट होती है। अगर 30 से पहले हो जाए तो ये प्री मैच्योर एजिंग में हम कंसिडर कर रहे होते हैं। अब इसकी वजूहत ये आ जाती हैं कि सन एक्सपोजर, अगर आप सन एक्सपोजर ज़्यादा कर रहे हो और आपकी जीन्स में भी है तो फिर वो चीज़ ज़्यादा जल्दी आप में ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। इसके साथ अगर आप सन एक्सपोजर नहीं दे रहे हो, डिहाइड्रेटेड हो, पानी का इंटेक ज़्यादा नहीं है, तो ये फैक्टर जो हैं आपकी प्री मैच्योर एजिंग में आ रहे होते हैं फर्दर। तो क्या प्री मैच्योर एजिंग में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं फेस के ऊपर? क्या ऐसी चीज़ें हैं, साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जो आपकी स्किन में आ रहे होते हैं, आपको पता चल जाए कि ये प्री मैच्योर एजिंग की तरफ है? हम प्री मैच्योर एजिंग में एक तो लाइंस, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर रिंकल्स आपके टाइम से पहले नहीं भी आ रहे तो आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, इची होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आप मिलाजमा आपकी स्किन पे आना ट्रिगर हो जाता है, एक्नी स्टार्ट हो जाती है। ये जो मेन फैक्टर्स हैं जो हम प्री मैच्योर एजिंग में ले रहे होते हैं। तो इसके बाद फिर फर्दर हम एक जो भी हमारे पास पर्सन आ रहा होता है हम एवेल्युएट करते हैं कि उसको क्या इशू है, इंटरनल कोई इशू जा रहा है, तो फिर हम उसको आगे फर्दर लेके चल रहे होते हैं। बेसिकली अगर देखें तो रिंकल्स जो मेन इशू आ रहा है, और आपकी ड्राई स्किन अगर 30 से पहले आ रहा है तो ड्राई स्किन हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। ओके, मतलब अगर 20s में या आपकी 25 में, उसके 30 से पहले अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो उसको हम प्री मैच्योर एजिंग के अंदर कंसिडर करेंगे कि आपकी ये चीज़ें हो रही हैं। अब मुलाजमा फिर बहुत से आपने भी देखी होंगी लड़कियां जिनको छाइयाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्या वो भी एक मिलाजमा की ही टाइप है या वो क्या है? नहीं, वो एक हाइपर पिगमेंटेशन कह सकते हैं, या इनिशियली तो ये सन बर्न से स्टार्ट होता है कि आपका एक्सपोजर, सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि वो आपकी टैनिंग स्टार्ट होगी है। टैनिंग के बाद वो हाइपर पिगमेंटेशन कन्वर्ट हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन कन्वर्ट हो जाता है आगे मिलाजमा पे, और बहुत रेजिस्ट हो जाता है। उसको हमें डील करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज वो इतना स्टबन हो जाता है कि हम एक गो में उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्लाइंट को बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि सन एक्सपोजर के लिए सन प्रोटेक्शन ज़रूर लगाएं। अगर वो नहीं लगाते, एजिंग भी उसके साथ है, स्किन की कंप्लेंट्स भी आ जाएंगी और मिलाजमा भी उसके साथ साथ आता रहता है, फिर वो स्टबन हो जाता है। फिर हमारे लिए वो डील करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अगर पहले स्टेज पे ही अगर आपको मिलाजमा होना शुरू हो गया है या वो कवर अप है, वो कवर अप है, हाँ। लेकिन उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें क्या लेना चाहिए? सन प्रोटेक्शन, क्योंकि सन बेसिकली जब मिलाजमा होता है ना, ये आपका अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्किन परफॉर्म कर रही होती है। वहाँ से वो काली, मोस्टली देखा होगा जो स्किन ज़्यादा काली होती है वो टैन नहीं होती, उस पर मिलाजमा भी इतना नहीं होता। आपकी स्किन अपने आप ही वो स्किन जगह काली करना शुरू कर देती है कि यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ काली हो जाए, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाए। वो अपेरेंटली हमें बुरा लग रहा होता है, लेकिन आपकी स्किन वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दे रही होती है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि सन प्रोटेक्शन, आप वो स्किन की मेहनत कराने से पहले आप उसकी अपनी मेहनत थोड़ी सी कर लें, सन प्रोटेक्शन लगा लें ताकि स्किन बेहतर हो जाए, आगे वो कंप्लेंट्स ना आए। नहीं तो जिनको अगर मुलाजमा है और वो स्किन प्रोटेक्शन भी सन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लगा रही हैं स्किन को, तो वो अब वो मुलाजमा वहीं पे रहेगा या उसके लिए अब उन्हें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, वो रिवर्स बैक खुद ही हो जाएगा, क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली ट्रीटमेंट पे तो जाना पड़ेगा। सन प्रोटेक्शन तो एक माइनर सा आपकी एक रिजीम में आ जाता है कि आप एक सन ब्लॉक लगा रहे हो जब भी बाहर जा रहे हो, उसके बाद हमारे पास आपने ज़रूर आना, फिर हम आगे फर्दर उसको देख के आपके टेस्ट हम रिक्वायर्ड करते हैं जिसमें हम हार्मोनल इशू देख रहे होते हैं, डायबिटिक तो नहीं है, ये फर्दर चीज़ें फिर हमने रूल आउट करनी होती है।
हर पर्सन का मिलाजमा डिफरेंट होता है। अगर एक स्टबन है तो उसको हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, एक माइनर एक इनिशियल स्टेज पे आ गया है तो हम वो जल्दी कवर अप कर लेते हैं। अब आजकल तो स्किन को या एजिंग के हवाले से या स्किन ग्लो के हवाले से, ब्राइटन अप के हवाले से बहुत सारे सीरम्स भी हैं, क्रीम्स भी हैं सोशल मीडिया पे जो हमें नज़र आ रही होती हैं आजकल। ग्लूटाथियोन या ग्लूटाथियोन इस तरह के भी सीरम्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग लगा रहे हैं, और इवन दो कि इन्फ्लुएंसर्स भी उनको उनके हवाले से बता रही होती हैं, प्रमोट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें भी क्या प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ लेकर जा सकती हैं? ना, ये ग्लूटाथायोन को अगर हम कहें कि प्रीमेच्योर एजिंग में नहीं लेके जाती, इवन तो उसको रिवर्स करने में हेल्प आउट कर रही है, बिकॉज ये आपके इंटरनल एक मल्टीविटामिन कह लो या हार्मोन कह लो, जिससे आपका ये ग्लूटाथायोन हम इनिशियली फिर बाहर से आपको ड्रिप की फॉर्म में दे रहे हैं, ताकि अगर विद एज धूप के साथ वो कम होना शुरू हो जाता है तो फिर हम इनिशियली ड्रिप के थ्रू आप दे रहे हैं कि आपका वो जो आप ग्लूटाथायोन है वो बेहतर लेवल पे आ जाए, ताकि वो कंप्लेंट्स ना आए, आपकी स्किन टैनिंग पे ना जाए। तो हम ये दे सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप ग्लूटाथायोन ले रहे हो तो आप प्रीमेच्योर एजिंग में चले जाओगे या आपको टैनिंग ज़्यादा हो जाएगी। या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं फिर जिसकी वजह से हम प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ जा सकते हैं? सिर्फ डिहाइड्रेशन या इस तरह की चीज़ें या अब जैसे बहुत से लोग हैं वो वाइटनिंग क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वाइटनिंग क्रीम तो हम कहते हैं कि उसको बिन कर दें। मोस्टली आते ही हमारे पास वो क्लाइंट हैं जो ये यूज़ करके आ रहे होते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि इन्होंने ये यूज़ किया। अच्छा। तो जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये तो एक मेन फैक्टर, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन को घोड़ा होना बहुत ज़्यादा, चिट्टा होना है किसी भी सेंस में, वो आप कोई भी चीज़ ले लो, वो चिट्टे होने की जद्दोजहद में वो इतना डैमेज स्किन को कर देते हैं कि आपकी स्किन का बैरियर ही डैमेज हो जाता है। जब स्किन का बैरियर डैमेज होगा, ऑब्वियसली सन एक्सपोजर पड़ेगा, वहाँ की स्किन के जो कोलेजन है वो कम होना शुरू हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इन अदर वर्ड बेसिकली आपकी स्किन को लिफ्ट अप क्या रखता है? कोलेजन। जब कोलेजन ही आपकी स्किन में नहीं रहेगा तो स्किन तो सैगी जाएगी आपकी स्किन की। फिर हमें वो कोलेजन देने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा। फिर इनिशियली हम आपको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन जो है बेहतर होना शुरू हो जाती है। फिर भी आपकी 100/100 स्किन नहीं जाती है, जो आपकी एक नेचुरल स्किन का फिनोमिना आता है, लेकिन ये है कि आप एक अच्छी एक हेल्दी स्किन अचीव कर लेते हो विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब ये कोलेजन कम होता जाता है हमारी स्किन में से, तो उसको क्या हम घर में ऐसी चीज़ें, सीरम्स, क्रीम्स, टोटके, टिप्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हम वो कर सकते हैं, या वो ट्रीटमेंट ही डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है? टोटके तो इन सेंस आपकी स्किन सैगी को लिफ्ट नहीं कर सकता, बिकॉज टोटकों में ये आता है घर के किचन की कोई भी चीज़ उठा लें, वो चीज़ें खाने के लिए हैं, वो आपकी स्किन को लगा के कोई इफेक्ट नहीं देंगी। हाँ, कुछ हम कह सकते हैं जैसे बेसन हो गया, आपकी स्किन क्लीनिंग में बेहतर इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो अंडा मिक्स करके आप लगा रहे हो, दही उसमें डाल रहे हो, नींबू डाल रहे हो, वो आप अपनी स्किन का बैरियर ख़राब कर रहे हो नींबू डाल के। तो इसमें ये है कि आप डाइट बेहतर करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, आप विटामिन सी की चीज़ें लें जिसमें पालक भी आयरन आ जाएगा, वो चीज़ें लें। हेल्दी डाइट की तरफ जाएंगी, आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्किन वैसे ही प्रेजेंटेबल होना शुरू हो जाएगी। अगर आप टोटके लगा रहे हैं, ऊपर से क्रीमें लगाते जा रहे हो, लेकिन आपका इंटेक अच्छा नहीं है, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। वो टाइम रिजल्ट आएगा, 1 घंटा आ गया, 2 घंटे आ गए, या 1-2 दिन आ गए, बैक टू नॉर्मल। अच्छा, ये जिनके कह लें कि 20s में या उससे पहले, या बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, ग्रे की तरफ चले जाते हैं, वो भी प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ होता है? प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ आता है। अब इसमें भी जीन फैक्टर आ जाता है कि आपकी फैमिली लाइन में ये चीज़ रन तो नहीं कर रही है। अगर फैमिली लाइन में आपके पहले ही ग्रे हेयर्स आ रहे हैं तो आपको भी आने हैं। इसमें ये होता है कि आपके मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी मोस्टली रोल प्ले कर रही होती है, जिसमें आपका B12 आ जाता है, आयरन आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है, कॉपर आ जाता है। ये these 3 to 4 क्रूशल्स आपकी मेलानिन प्रोडक्शन पे, मेलानिन क्या है? जो आपकी स्किन और बालों को काला कलर दे रहा होता है, ब्राउन कलर दे रहा होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपका बाल वाइट होना शुरू हो जाता है। अब इसके रिवर्सल तो मुश्किल हो जाता है, रिवर्सल इसका कम है, लेकिन हम ये कहते हैं कि फर्दर आपको डैमेज ना हो, आप मल्टीविटामिन अपने इनटेक पे लेना शुरू करते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं स्लो डाउन प्रोसीजर हो जाएगा उसका। तो ये या तो जेनेटिक्स हो सकता है, या फिर मल्टीविटामिन की या ओवर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, कलर करा रहे हो, तो वो भी आपके बालों की मेलानिन को डिस्टर्ब कर सकता है, डैमेज कर देता है बालों को। ओके, तो इसके लिए फिर क्या मल्टीविटामिन ही खाना है, या इसके भी ट्रीटमेंट होता है? इसका ऐसे जो एक दफ़ा वंस यू गेट द वाइट हेयर, तो ये वाइट ही रहना है, इसका रिवर्सल मुश्किल हो जाता है। फर्दर आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए मल्टीविटामिन, डाइट आ गया, स्लीप आपका जो साइकिल है उसको आप बेहतर करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज, इसका फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, तो आपके फर्दर जो है वो डैमेज कम हो जाता है, आप उसको रिवर्स करना शुरू कर देते हो। ठीक है, मतलब इसका सच कोई वो वाला
प्रोसीजर्स नहीं है, Procedure नहीं है। एस्थेटिक्स में कोई प्रोसीजर्स नहीं है। ये है कि आप अपनी डाइट बेहतर कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं कि किन किन चीज़ों की आपको डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएंगी, तो फर्दर आपके वाइट बाल या ग्रे बाल होने से बच सकते हैं। तो ये भी एक प्रीमेच्योर एजिंग के ही साइंस हैं कि आप शायद उस तरफ जा रहे हैं। वो आपको डॉक्टर अच्छे तरीके से आपको बता सकता है कि आपने क्या करना है। तो हमारे साथ डॉक्टर फराजिया जुल्फ़िकार मौजूद थी। डॉक्टर फराजिया, थैंक यू सो मच। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से और पंजाब हुकूमत के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 प्रोजेक्ट्स के जो PC1 हैं उनको तैयार कर लिया गया है, जिसमें हेरिटेज जोन, मॉल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और उससे मुल्हका जितने भी इलाके हैं उनके सर्वेज़ भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के तहत मज़ीद हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सूबे पंजाब में मुल्क की बड़ी जो सियासी जमात है उसकी बल्दियाती इंतखाबात की जो कोशिश है वो सर्द खाने की नज़र होने लगी है। तो क्या बल्दियाती जो इंतखाबात हैं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? नून लीग की ये हुकूमत है और देखते हैं कि इस पे भी क्या मामलात आगे आते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में इमरान अकबर साहब मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं। उनसे बात करते हैं। इमरान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान साहब, सबसे पहले तो ये जो कदीम लाहौर की बहाली के हवाले से 12 प्रोजेक्ट्स के PC1 तैयार कर लिए गए हैं, इस हवाले से बताइए। कदीम लाहौर हमारा दोबारा से बहाल होने जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया मुनीबा, चूँकि लाहौर शहर है और लाहौर शहर की हेरिटेज को महफूज करना है, जिसके पैटर्न चीफ जो हैं एक मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, मुस्लिम लीग नून, उनके जो इस वक्त कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो हेरिटेज एक कमेटी है जिसके वो पैटर्न चीफ हैं। अच्छा। और उन्होंने पिछले दिनों 3-4 रोज़ कबल इजलास भी किया और इस इजलास के फौरी बाद वो तुर्की और बेलारूस चले गए। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मैंने 12 दिन के लिए जाना है और वापस आना है, तो मुझे इसके ऊपर बाकायदा तौर पर आपने अगले हिकमत अमली बतानी है जो हम आज तय कर रहे हैं। अच्छा, ये होमवर्क आपने मेरे आने तक में कर लेना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महफूज पसंद की बात हुई इसमें कि महफूज पसंद कैसे मनानी है, इसकी इजाज़त दे दी गई है। अच्छा, और चूँकि यानी कि बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन महफूज बसंत, हाँ, इजाज़त दे दी गई महफूज पसंद की। और इसमें जब ये इजाज़त दे दी गई तो इसके ऊपर वर्किंग की गई हुई थी, मगर चूँकि बदकिस्मती कह लें या कुछ और देख लें कि मौसम चेंज हो गया है। फ़र्ज़ करें अगर एक दिन के लिए इजाज़त होती भी है, कोई ठंडा मौसम देख के, कोई वेदर को देख के, प्रेडिक्शन को देख के, तो वो रात के वक्त बाहर का मौसम तो हमने देखा ही ना, वो आया ही नहीं है। अब तो अब गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो गया हुआ है। तो अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि शायद ये 2025 की बजाय 2026 के जो है अवाइल में आ जाए, जनवरी फरवरी में आ जाए। और बड़ा ज़बरदस्त है कि उन्होंने इजाज़त महफूज पसंद की दे दी है। आज दुनिया न्यूज़ के फ्रंट पेज पे इसहाक डार जो नायब वज़ीर आज़म है, उनका बयान भी लगा हुआ है कि इजाज़त दे दी गई है महफूज बसंत की। क्या बात है, मतलब कितने साल बाद बसंत मनाई जाएगी लाहौर शहर में, जिसके चर्चे और ये आज जाहिर बात है एक फेस्टिविटी थी और लोग जो हैं वो एक अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं। पहले भी मनाते थे, मेरा ख्याल है कोशिश की जा रही है कि लाहौरी कुछ किसी तरीके से खुश हो जाए, दोबारा से जो उनकी एक खुश हो जाए, कोई वाइब्स आ जाए खुश होने की। तो अच्छा जी, ये तो एक ये भी हेरिटेज का हिस्सा ही है, क्योंकि अंदरून शहर से ही इस रवायत को शुरू किया गया था। इसी तरह अंदरून शहर के अब दरवाज़ों की बात करें, श्राइन की बात करें, और देखा गया है कि नीला गुंबद जो है उसको अब ये वसी करने जा रहे हैं। जो उसकी बाहर की मार्केट्स हैं, इसकी अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि बाहर की जो उसकी मार्केट है जहाँ पे हम जाके दही भले खाते हैं, फ्रूट चाट खाते हैं, समोसे खाते हैं, जहाँ पे वो पॉइंट है नीला गुंबद के बिल्कुल बाहर। तो वो जितनी भी मार्केट है, छोटी छोटी जो दुकानें हैं साइकिलों की, ये वो बच्चों के खिलौनों की, साइकिलों की, उसको ख़त्म करने लगे हैं। ख़त्म किया जा वो जो नीला गुंबद की जो अंदर वाली जगह है, जो पहले थी जिस तरह थी कि एक मैदान था और बाहर से नज़र आता था, बाकायदा तौर पर हेरिटेज है ना, तो उसको सकाफती विरसे के तौर पर उसको बहाली करने जा रहे हैं। तो अगर ये ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ कि हम ना अगर बैंक स्क्वायर पे खड़े होते हैं ना माल रोड पे, तो यहाँ पे हमारी नज़र जाती थी सीधी नीला गुंबद पे। अच्छा,
जिसके नाम पर ये चौक रखा गया ना अंदर, नीला गुंबद पर जाती थी, सामने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज आ जाता था, साथ ही नारकली का बाजार शुरू हो जाता था। अब वो वक्त जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे वो सारी सिस्टम अब नज़र सिर्फ यहीं पे रुक जाती है बैंक स्क्वायर पे ही, तो वहीं पे रह जाती है। इसी तरह थोड़ा सा आगे आ जाए, पाक टी हाउस था जो माल रोड का बिल्कुल शान है, जहाँ पे शायर, अदीब, मुफक्कर तमाम लोग शाम को बैठते थे, तो वहाँ से भी नीला गुंबद नज़र आता था। अच्छा, हाँ जी, वहाँ से भी नज़र आता था। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं अब रुक गई हैं। अब जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे वही चीज़ नज़र आती है जो है, क्योंकि रश बहुत हो चुका है, आबादी बहुत हो चुकी हुई है, मार्केट्स बन चुकी हैं, उनके तजावज़ात, उन्होंने आखिरी गेट लगा लिए हुए हैं, जिसकी वजह से अब इसकी जो ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। इसी तरह अंदरून शहर, दिल्ली दरवाज़ा, मस्जिद गेट, अकबरी मंडी, ये तमाम जितने भी दरवाजे हैं इनकी रेनोवेशन, रिवैम्पिंग, ठीक है, असर जो है तमीर की जाएंगी और उसी शक्ल में इसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी। अब ये एक ख्वाब है। अच्छा, कि अभी भी आप जाए ना दिल्ली दरवाज़ा में तो वहाँ पे आप कहेंगे ये नहीं हो सकता। किस तरह से ये लोगों को उठाएंगे, किस तरह से ये दुकानें इतने सालों से वहाँ पे किस तरह से ये वो ही दोबारा तस्वीर कशी की जाएगी। क्या कामरान लशारी साहब इस तरह कर सकेंगे, क्योंकि वो इसको वही हेड कर रहे हैं, हेड वही कर रहे हैं इसको। क्या वो इसको किस तरीके से सामने लेकर आएंगे, के लोगों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। देखिए जी, आप दिल्ली दरवाजे के बाद आप मोची पहुंच जाते हैं, मोची के बाद अकबरी गेट आ जाता है, उसके बाद मस्ती गेट आ जाता है, उसके बाद यानी कि आप जो ये 12-13 दरवाजे हैं इनकी खस्ता खाली, इनकी तमीरें नो, इनकी रिवैम्पिंग के अलावा, दरवाज़ों की रिवैम्पिंग के अलावा जो ये बाहर मार्केट्स बनी हुई हैं, जो इसकी एंट्रेंस हैं, जो शाम के टाइम एक समा बांधे होते हैं, इनको किस तरह से मनाएंगे, किस तरह से इनको जगह देंगे, किस तरह से इनकी दुकानों को दोबारा से रिवैम्प करेंगे, कोई इस तरह का ना सारा सिस्टम होने जा रहा है। और सर्कुलर रोड बुनियादी तौर पर जो मेन रोड है, जो इस सर्कुलर रोड का नाम ही दिल्ली, ये 13 दरवाज़ों के इर्द गिर्द थी, ये जो ऐसे घूमती है सर्कुलर, मतलब कि ये ऐसे घूमती है, जो घूमते घूमते अब उसका जो नज़ारा है उसके सामने हमें दादा दरबार भी नज़र आ जाता है, उसके साथ ही हमें जो है वो तमाम दरवाजे घूमते हुए नज़र आते हैं। तो उस साइड की सड़कें तमाम जो ये मार्केट्स हैं और तमाम जितनी भी ये सर्कुलर रोड है इसकी भी रिवैम्पिंग की जाएगी, ताकि जो लोग यहाँ पे आएँ उनको सकाफत के मुतालिक जो है वो बताया जाए। देखिए, महफूज बसंत जो है उसको अब ये पूरी दुनिया में जो है, देखें अब वो बेलारूस में बैठे हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म, तो वहाँ पे उन्होंने उस जगह पे बताया कि पाकिस्तान में महफूज बसंत करवाने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है, सकाफत को उजागर किया जा रहा है, ताकि लोग जो है बाहर से इधर आएँ और वैसा ही एक माहौल जो है वो सामने होकर आए। तो ये तमाम दर नज़ारे जो हैं, तो अब ये तो जब वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब इस दौरे से, तब पता चलेगा कि कितना होमवर्क किस पे हुआ है और किस तरह इस प्रोजेक्ट के ऊपर, देखिए जी, इसके ऊपर बाकायदा जो है एक्टिव हो गई हुई है सारी इंतजामिया। अब देखें एक्टिव हो गई हुई है, हमें फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं कि ये क्या करने लगे हैं, हमारा तो रोज़गार लगा हुआ है, हमने तो दुकानें डाली हुई हैं, हमने कोई कह रहा है जी हम महकमा औकाफ को पैसे देते हैं किराए की मद में, सरकारी दुकानें हैं ना सारी। अब कोई कह रहा है महकमा औकाफ को, जारी बात है ये जो नीला गुंबद है इसकी जो बाहर सारी दुकानें हैं ये महकमा औकाफ की ज़मीन है। वो कहते हैं जी हम महकमा औकाफ को जो है वो किराया देते हैं इतने सालों से, 40 सालों से, कोई कह रहा है 50 सालों से दे रहे हैं। अब 50 सालों बाद तो जो मेहमान आता है किराएदार वो भी अपना बना लेता है, ओनरशिप के पास हो जाता है, वो तो फिर ज़ाहिर बात है कोर्ट का दरवाज़ा तो है। इसी तरह जो दिल्ली दरवाज़ा है, मस्जिद गेट है, मोची है, ये तमाम लोग भी जो हैं वो सरकारी ज़मीन पर जो बैठे हुए हैं वो वहाँ पर किराया दे रहे हैं पिछले 50, 60, 70 साल से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गिनी जा रही हैं कि किस तरीके से इनको लेकर, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। अगर ये कर जाते हैं तो आपके लाहौर की शहर की एक शक्ल निकल आएगी। उन्हें ऑल्टरनेट भी तो देना पड़ेगा ना, कोई ऑल्टरनेट जगह भी तो होनी चाहिए। आप मुझे उसके ऑल्टरनेट अगर सगियां पे जगह देंगे तो मैं क्या जाऊंगा, नहीं फिर तो नहीं जाऊंगी ना, मैं जाऊंगी ना आप जाएंगे। अभी तक आपने मछली मंडी सगियां बना दी है, तो क्या मछली मंडी वाले चले गए गई है ना? क्या मछली मंडी वाले वहां से चले गए हैं? वहीं पे ही हैं, आधे वहीं पे, आधे चले गए हैं, आधों ने जाकर आगे आधों को सबलेट कर दिए दुकानें, मगर वहाँ पे भी हैं। अब ये सारी सूरत हाल है कि किस तरह से इनको माइल किया जाए। आपकी जो है शाही किला के साथ जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको भी ख़त्म किया जाना है, ये इसी का हिस्सा है तमाम ना।
तो ये तमाम चीज़ अकबरी गेट वहाँ से निकालना है जहाँ से शहनशाह अकबर आते थे शाही किला में मेन दरवाजे से, तो वो तमाम चीज़ों को बहाल करना है। ये एक ना सकाफत को दोबारा से करने के और हवाले मैं क्या सारे ही जो हमें फ़ोन करते हैं वो बताते हैं कि जी इसके पैटर्न चीफ जो हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, तो उन्होंने ये करवा के छोड़ना है क्योंकि उनके आगे से जो बेटी हैं वो वज़ीर आला पंजाब है, तो वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी हैं और बड़ा सिंपल सादगी के साथ लोगों के साथ चल रही हैं और बिल्कुल इस तरह से काम करवा रही हैं कि किसी का हक भी ना मारा जाए और उसको पैसे भी। अच्छा, वो एक और बात हमने देखी है कि पैसे भी अदा किए जा रहे हैं। ये जो शाही किला के साथ मार्केट है ना, उसमें तमाम जितनी भी दुकानें बीच में आई हैं तकरीबन 300-400 के करीब दुकानें, उनको पैसे दिए गए हैं और इवन के उनकी जगह नहीं है, ये है तो गवर्नमेंट की जगह है, उनको वहाँ पे बैठने के ओके उनकी ओनरशिप के पैसे नहीं दिए जा रहे, उनके कारोबार के पैसे दिए जा रहे हैं। किसी को 90 लाख, किसी को 1.5 करोड़, किसी के जितना जिसका कारोबार है उसके हिसाब से वो दे के फिर आगे जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं देखने में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिल बैठकर काम करने वाला है, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो आप और मैं ये समझते हैं कि हमने सकरल रोड पे नहीं जाना, जाया नहीं जाएगा, पार्किंग नहीं है, पार्किंग के मसाइल हैं, मोची दरवाज़ा जाएंगे तो सस्ती चीज़ें तो हैं मगर जाएं कैसे। अगर ये बाज़ारों की एंट्रेंस को बहाल कर दिया जाता है, इनकी एंट्रेंस गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड जैसी बना दी जाती है, कोई खजूर के दरख्त लगा दिए जाते हैं, तो कोई बड़े बड़े पुल बना दिए जाते हैं, तो ये एक नज़ारा हो जाएगा और फिर तमाम लोगों का रुख इन बाज़ारों की तरफ दोगुना हो जाएगा। अभी तो क्या पता 10 लाख लोग जाते हो महाना, तो फिर 20 से 25 लाख लोग जाना शुरू हो जाएंगे। देखें, चोरी बाज़ार अंदर है, आजम क्लॉथ मार्केट अंदर है, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट अंदर है, शालिमी मार्केट अंदर है, रंग महल अंदर है, सुआ बाज़ार अंदर है, बर्तन बाज़ार अंदर है, स्पाइस बाज़ार अंदर है। तमाम तर शोबा हाई ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ार इन बाज़ारों के अंदर अंदरून शहर में है। प्लानिंग तो बड़ी अच्छी है इमरान साहब, अब देखते हैं कि अमल दरामद 10 यूनियन काउंसिल्स हैं, ये पूरा अंदरून शहर एक 10 यूनियन काउंसिल का मतलब है कि आपकी कम से कम 20 से 22 लाख आबादी अंदर है, 20 से 22 लाख आबादी। और आप कभी अंदरून शहर में जाएं तो 2.5 मरले के घर में 4 खानदान रह रहे हैं, एक मंजिल में 10-10 लोग रह रहे हैं 8-8 बच्चों के साथ। हम जब कभी आग लग जाती है ना, कभी कोई बड़ा वाक़या हो जाता है तो हम जाते हैं तो पता लगता है कि आग नीचे लगी है, तो हम कहते हैं कितने बच्चे हैं, वो कहते हैं जी 7-8 बच्चे हैं, तो हमें ये बाद में पता लगता है कि ऊपर भी इतने रहते हैं, उससे ऊपर भी इतने रहते हैं, और पता नहीं वो किस तरह से चढ़ के ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, मगर उनका अब ये ना ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साथ होने जा रही हैं और इसके लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके ऊपर बड़ा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें वाल सिटी इदारा शामिल है, ज़िला इंतज़ामिया में DC लाहौर को इसका फोकल पर्सन बनाया गया है, कमिश्नर लाहौर को बनाया गया है, इसके ऊपर पूरा ब्रीफिंग नोट बन चुका हुआ है और तमाम तर तैयारियों के साथ साथ गो हेड दे दिया गया है। चले गो हेड तो दे दी है, अब इसके ऊपर वर्किंग क्या होती है, किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है, ये तो पता चलेगा जब नवाज शरीफ साहब भी इस दौरे से वापस आएंगे और जब आके वो तैयारियां सारी देखेंगे, पेपर वर्क देखेंगे, तब उसके बाद पता चलता है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हमने बात करनी है, बहुत देर से इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, लगता था अभी नून लीग आएगी और बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे, हमारी जो ये खास तौर पर मामला है ना ये हल हो जाएगा, लेकिन ये भी सदर खाने की नज़र हो गया। देखिए, इसमें किस्सा परिंदा बन चुका है। हाँ। इसमें संजीदा होने वाली बात है। जैसे ही आपने बात की मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था हेरिटेज के ऊपर, अब मैं फिर संजीदा हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। हाँ। देखें, इनको ना जगह नहीं दी जा रही, रूम नहीं दिया जा रहा, और मेरा ख्याल है कि लोकल गवर्नमेंट के तमाम अफसरान इस पर नाराज़ भी हैं। अच्छा, अफसरान नाराज़ इसलिए कि उनका बल्दियाती एक्ट जो है ना उसको ना बिल्कुल अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो शिक अपनी मर्जी के मुताबिक होती है उसके मुताबिक इस्तेमाल करके रख दिया जाता है, बाकी कोई ऐसी किसी चीज़ को छेड़ा नहीं जा रहा। अब देखें, जो कि अभी इस्तेमाल किया जा रहा है वो 2013 में इस्तेमाल किया जा रहा है, 2016 भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और 2022 का एक्ट उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है फाइनेंशियल जो इनकी सर्विसेज हैं उनको बहाल रखने के लिए। ये पंजाब असम्बली से मेरा ख्याल है 1.5-2 हफ्ते पहले अमेंडमेंट हुई है कि किस तरह से पैसे अदा करने हैं, ये वो, क्योंकि 2025 का एक्ट जो है वो कायमा कमेटी के पास चला गया, उन्होंने 3 माह मांग लिए हैं। 3 माह का मतलब है मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि ये जुलाई में जाकर कोई शोर भी डालेगा, जिस तरह के आपके गवर्नर हाउस में आई थिंक 10 मार्च को कहा था जो है वो जो आपके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात की थी गवर्नर हाउस में
कि सदर जरदारी ने कि फौरी तौर पे बल्दियाती एक्शन करवाया जाए, और उन्हीं दिनों में एक दिन पहले हेयरिंग हुई थी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब गए, सेक्रेटरी बल्दियात गए, और उन्होंने कहा जी आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, सारे सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं, इवन कि इस्लामाबाद में, तो आपके पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। फिर इन्होंने कहा जी हमने अपना एक्ट कर लिया पास, ये जो है प्रॉब्लम थी इनको हमने ओके कर लिया है, इसके बाद हम पंजाब असेंबली में कल जाकर इसके ऊपर बहस होगी तो इसको मंजूर करवाएंगे। अच्छा। अब हुआ क्या कि जब वो एक्ट तो आ गया पंजाब असेंबली में, अब सब लोग उसके इंतज़ार में थे कि ये सामने आएगा, इस पर बात होगी। वो हुआ कि देखिए सियासत है, पॉलिटिक्स है, और उन्होंने एक्ट को उठाकर कायमा कमेटी के वाले कर दिया जी। इसमें और भी बताएं कि क्या पचीदियाँ हैं, उन्होंने और 3 महीने मांग लिए। हाँ, उन्होंने कहा जी हमें 3 माह तो दें कम से कम, हम पहले उसको पढ़ें ये है कि आपने क्या बनाकर दे दिया है। मतलब अब ये 3 महीने का कायमा कमेटी का जो टाइम है वो खत्म होगा, नया माली साल तब तक आ जाना है जुलाई जून में आ गया जी, जून में आ गया। तो तब पता चलेगा कि जनाब ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं नहीं होते, ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो इस पर बात कर रहे थे इमरान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आज हमने बात करनी है जनाब कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, ख़ास तौर पर कि बिज़नेस की ताकत प्रोडक्ट होती है, यहाँ पर लोग होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, या फिर आपके कस्टमर्स होते हैं। तो ये आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो इस पर बात करने के लिए आज यूजुअल हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फवाद साहब, आज हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि बिज़नेस में जब हम कारोबार कर रहे होते हैं हमारा प्रोडक्ट ज़रूरी है, हमारे लोग ज़रूरी हैं जो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, या फिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होने चाहिए, एंड यूज़र्स जो ज़रूरी होनी चाहिए। कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर लोग ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जा रहा होता है। सॉरी टू से बहुत सी चीज़ें हम भी देख रहे होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे इनका ख्याल रखा जाता है? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के तो कुछ उसूल हैं। अच्छा। ये अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पुराने थॉट प्रोसेस की जो सेठ कंपनीज हैं, वहाँ पर तो यकीनन एम्प्लॉयज़ भी मिजरेबल कंडीशन में होते हैं। उनकी कई ऐसी कंपनीज अभी मैं देखता हूँ, कुछ अर्सा पहले एक बड़ा अच्छा नाम है लोकल इंडस्ट्री, उनका मुझे पता चला कि उन्होंने बहुत से एम्प्लॉयज़ को जब फारिग किया तो उनके ड्यूज़ ये अदा नहीं किए। तो आप ये देखें कितना बड़ा एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वो तो दे कैन नॉट क्लेम टू बी प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो अपने एम्प्लॉयज़ को फारिग करते हैं, गोल्डन शेक हैंड ऑफर करते हैं, जिसको VSS कहा जाता है, वॉलंटियर सेपरेशन सिस्टम, और अच्छे पैसे दे के भेजते हैं। तो दे मेक श्योर के उनके जो लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। एम्प्लॉयज़ एक जैसे अभी आपने बात की है, वो दे शुड बी हैप्पी। उसके लिए इंटरनल प्रोसेसेस मौजूद है कि किस तरह से गेज करना है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या नहीं। दूसरे हैं कस्टमर्स, डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हैप्पी हैं या नहीं हैं, या वो एक्साइटेड हैं या नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में वो गुफ्तगू कैसी करते हैं। जिस पर आपको याद होगा जब हमने कस्टमर एक्सपीरियंस की बात की तो NPS की हमने बात की थी कि वो गेज करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं हैं कंपनी से। तीसरा और अहम पार्ट है जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो हैं आपके जो वेंडर्स होते हैं या फ्रेंचाइज ओनर्स। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट सेक्टर तो एक्सपेंड किया होगा, वो है तो वो कितने ज़्यादा आपके साथ सेटिस्फाइड है। तो ये 3 हिस्से हैं जिनको मेक श्योर किया जाता है कि ये लोग खुश होंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। मैं साथ साथ एक ऐड करूं, बड़ी मज़े की चीज़ है, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जो हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स हैं ख़ासतौर पे वो ज़रूर देखें। एक मूवी भारत में आई थी रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणबीर सिंह की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। तो उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की, सारा एक राइज एंड फॉल उन्होंने दिखाया उसका, और आखिर पे उसने अपने जो एक्स बॉस था उसे कहा कि सर बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बिजनेस तो बड़ी सादा सी चीज़ है, इसमें नंबर्स मैटर नहीं करते, लोग मैटर करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं तो नंबर्स अपने आप इंप्रूव होते चले जाते हैं। तो वो क्रक्स था उस फिल्म का। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस ऑल अबाउट इज कि मार्केटिंग मेनली बिजनेस को वो लीड कर रहा होता है, वो मेक श्योर करते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल में भी जो जैसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं और डायरेक्ट कस्टमर्स हैं वो भी,
और इंटरनल में डायरेक्ट एम्प्लॉयज आपके गो कि ये हिस्सा फिर HR के पास चला जाता है, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ द बिजनेस। Okay. तो अगर आपका इंटरनल एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका ये expect ना एक्सटर्नल करें। कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा ना, Exactly. आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से नहीं जाएगा बाहर। जी जी, आप देखें कई जगहों पे फ्रंट एंड स्टाफ होता है, वो आपको शक्ल से नजर आ जाता है कि वो परेशान है और वो कहीं से डांट खा के बैठा है, कहीं उसकी तनख्वाह कम आ रही है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि सर्व विद स्माइल? यू कैन नॉट डू दैट। तो कॉर्पोरेट सेक्टर मेक श्योर के एम्प्लॉय एटलीस्ट इतना खुश हो कि वो स्माइल तो कर सके प्रॉपर्ली फ्रंट एंड पर। नहीं तो कस्टमर्स की भी ट्रेनिंग होती है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा जाए, एम्प्लॉयज़ की तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह एक कामयाबी के लिए आपके एम्प्लॉयज़ का रवैया, जिस तरह आपने कहा कि अगर आप उनको डांट के खड़ा करेंगे फ्रंट लेन में तो वो कभी भी स्माइल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, तो वो आपकी कामयाबी नहीं है ना, फिर उसमें डाउनफॉल ही जाएगा आपका। एब्सोल्युटली। वो कस्टमर जो आएगा वो देखेगा कि अच्छा इनका अपना ही बंदा इतना डाउन है, ये इतना बेजार हुआ है, तो हम क्या ही करेंगे। तो ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर हो रही होती है? देखिए दोनों लेवल्स पर बहुत ज्यादा अहम है। सबसे ज्यादा फोकस तो कॉर्पोरेट सेक्टर करता है कि एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाए। Okay. उनको दोनों चीजों पर, एक है प्रोडक्ट एंड सिस्टम्स कि कौन सी प्रोडक्ट ऑफर की जा रही है और किस सिस्टम में उसकी एंट्री वगैरह करना है, वो तो लाजमी है। साथ साथ सॉफ्ट स्किल पार्ट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपने कस्टमर एक्सपीरियंस किस तरह से इंश्योर करना है, ओवरऑल कस्टमर को वेलकम कैसे करना है, उसको गुड बाय कैसे करना है, ये सारा कुछ इंश्योर किया जाता है। इसके साथ ही साथ मुनीबा बड़ी अहम बात है जो कॉर्पोरेट सेक्टर मेक श्योर करता है कि कस्टमर की भी ट्रेनिंग करनी है। ये एक हैरत अंगेज चीज़ है कि कस्टमर को कैसे ट्रेन करना है। उनको कैसे ट्रेन करना? आप देखें बहुत सारी जगहों पर ऐसे कस्टमर एक्सपीरियंस जो सेंटर्स हैं वहाँ पर प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बनाई जाती हैं, जगह बनाई जाती हैं कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें, और साथ एक एम्प्लॉय खड़ा हुआ होता है, वो बताता है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, अच्छा आपका काम क्या है, आपको किस तरह से ये बेनिफिट करेगा। छोटी सी चीज़ देखें, हम जाते हैं मार्केट में तो कई दफ़ा जो दुकानदार है वो कहता है कि आप चावल को हाथ में देखें जरा कि कैसा है, फिर वो पूरी कहानी बताता है कि ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्या। लेकिन सबसे पहले वो एक्सपीरियंस करवाता है आपको टच के साथ। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कॉर्पोरेट सेक्टर खास तौर पर जैसे हम लोग फोन खरीदने जाते हैं तो वो फोन पड़े हुए होते हैं, वो बता रहे होते हैं जैसे आईफोन, सैमसंग, ये इस तरह की जो उनकी फ्रेंचाइजीज होती हैं वहाँ पे फोन पड़े होते हैं कि आप देखें, खुद ही देखें, इसको एक्सपीरियंस करें। मुझे याद है जो हमारा, मेरे जहन से नाम अचानक निकल गए, जिन्होंने इस्लामाबाद के वो बनाए हैं ना मून जू पर बनाए हैं, गुलजी। अच्छा, गुलजी थे, उनका बेटा अमीन गुलजी। उसकी मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं सोने के स्कल्पचर्स वगैरह बनाता हूँ और सोने के साथ डील करता हूँ। तो कहता है मैं अपने जो कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं जो सोना ज़ाहिर खरीदेंगे, उनको मैं ये नहीं कहता कि ये शीशे के पीछे मैंने प्रोडक्ट रखी है, देखो और ख़रीदोगे तो फिर मैं तुम्हें हैंड ओवर करूँगा। मैं कहता हूँ गो एंड पिक इट अप एंड फील इट। तो जब आप उसको फील करते हैं तो फिर आपका उसके साथ एक एसोसिएशन डेवलप होती है। सो जो एम्प्लॉइज हैं उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह से कस्टमर की ऑल सेंसेस को यूज करते हुए एक्सपीरियंस करवाना है। जैसे आपने कहा मोबाइल कंपनीज, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया इस चीज के ऊपर। इसके अलावा आप देखें जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो वो कहते हैं आप सब ड्राइव करें, खुद चला के देखें क्या क्या चीजें हैं। सो यस, कस्टमर की भी ट्रेनिंग की जाती है, उसको भी अपलिफ्ट किया जाता है ताकि वो वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करे और कस्टमर्स को लेके आए। क्या बात है कि एम्प्लॉयज के साथ साथ किस तरह ऑटोमेटिकली कस्टमर्स की भी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है जो कि कोई कर सकता है मेरे ख्याल से। जी जी, बल्कि हमारे पास जो लोकल कल्चर है वो तो कहते हैं कि हाथ ना लगाएं। हाँ, ये छोड़ दे, ये टूट जाएगा। तो बड़ी कंपनीज में आप देखें, इवन उन्होंने खिलौने वाले जो बड़ी कंपनीज हैं पाकिस्तान में भी ऑपरेट करती हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को हाथ में दें, वो देखें, बच्चे ट्राई करें उसको। और अगर गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं टूट भी जाए तो वो कहते हैं डोंट वरी, आप इसको देखें कि कैसा है, एक्सपीरियंस करें। तो एक के टूटने को अफोर्ड करने के बाद आपको 10 बेच देते हैं। क्या बात, दैट्स द बिजनेस। क्या बात है, वाह जी वाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या कस्टमर्स की जो राय है, रिव्यूज होते हैं उनके, वो भी पीपल का हिस्सा समझी जा सकती है? अब देखें, आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो आपको हमेशा नीचे रिव्यूज मिले हुए नजर आते हैं और लोगों ने बताया होता है कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, और तस्वीरें लगा किया होता है। गो के बहुत सारे फेक भी उसमें शामिल किए जा रहे होते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों का होता है कि जरा जल्दी से इसको कर दें, लेकिन इट मैटर्स अ लॉट। अब आप देखें टेस्टिमोनियल्स जो रिव्यूज हैं, इसके अलावा लिंक्डइन पे जाएं तो रिकमेंडेशंस अबाउट एम्प्लॉइज। मतलब मैं अगर हूँ, ट्रेनिंग मैंने की है और मेरा कोई कस्टमर रिकमेंड करता है कि अहमद फवाद अच्छा ट्रेनर है, और वहाँ पे वो 4-5 लाइनें लिखता है, उसकी हैसियत मेरी मार्केटिंग से, प्रोडक्ट की मार्केटिंग से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ है। तो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर
अगर आपके बारे में पॉजिटिव बात कर रहा है तो मैटर्स अ लॉट, अगर नेगेटिव कर रहा है तो उसकी 10 गुना इम्पैक्ट ज्यादा है। तो मेक श्योर कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो और वो वोकल भी हो। ओके, कि वो रिव्यूज अच्छे दे, वो फीडबैक अच्छे दे वहाँ पे जाके। Exactly. और ज्यादातर फेक रिव्यूज ना कर चलवाएं, वो ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। और दूसरा एनपीस की तो हमने बात की थी, अब ईएनपीस क्या है और कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए इससे क्या फायदा उठा सकते हैं? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं एक दफ़ा इसके साथ शेयर करूँ। इसके 3 हिस्से हैं ईएनपीएस के या एनपीएस के बुनियादी तौर पे। एक है कि 0 to 10 रेटिंग होती है। मसलन अगर कस्टमर से पूछा जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप हमारी प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को रेफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, सही है, और अगर करेंगे तो 0 to 10 कितने मार्क्स देंगे। सेम गोज़ फॉर एम्प्लॉयज़ को पूछा जाता है, ईएनपीएस इज एम्प्लॉय नेट प्रोमोटर स्कोर। एम्प्लॉयज़ को पूछा जाता है कि आप बाकी लोगों को जो आपके मिलने मिलाने वाले हैं उनको रिकमेंड करेंगे कि आपकी कंपनी में काम करें। ओके, यानी क्या आप ये बात पसंद करेंगे कि आप इतने सेटिस्फाइड हैं। ये देखिए सेटिस्फेक्शन का ये हाईएस्ट लेवल है। आप काम कर रहे हैं, आप खुश हैं, लेकिन क्या दूसरों को भी आप कहेंगे? तो इसमें उन्होंने रेटिंग दी हुई है 0 to 6 अगर है तो आप डिट्रैक्टर हैं। अच्छा, डिट्रैक्टर मतलब कि लोग आपको कहते हैं जी ये कंपनी कैसी है, आप कहते हैं यार बस रिस्क चल रहा है, ठीक है यार, ओके, कोई नहीं, इन्होंने हमारे पैसे भी काट लिए हैं, इन्होंने हमारे साथ ये भी सलूक किया, इन्होंने छुट्टियां नहीं दी वगैरह वगैरह। वो जस्टिफाइड है या नहीं है, लेकिन आपका एम्प्लॉई आपके बारे में वोकल है और नेगेटिवली वोकल है। अगर वो 7 to 8 मार्क्स देता है, इसका मतलब है वो पैसिव है, यानी सेटिस्फाई है या अनसेटिस्फाइड है, वो बोल नहीं रहा। ओके, वो कहता है अच्छा यार ठीक है, काम चल रहे हैं तो चलने दे। अच्छा वो खुश भी है तो वो कहता है हाँ कहीं और भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इसमें कौन सी बात है, मैंने ट्राई नहीं की। सो ही इज नॉट स्पीकिंग, दिल में उसने रखी हुई है बात के यार अच्छा। चल रहा है। जो जिन तो फोकस किया जाता है जिन पर, वो है प्रोमोटर्स। अच्छा, वो जहां बैठेंगे आपकी कंपनी को जिसमें वो काम कर रहे हैं उसके बारे में प्रमोट करेंगे, ब्रांड एसोसिएशन वो बताएंगे। मैं कहीं बैठूंगा, मैं कहूंगा यार मैं दुनिया न्यूज़ में काम करता हूँ, क्या कंपनी है, बड़ा मजा आता है। हालांकि गड़बड़ जाहिर है कंपनीज है ना, गड़बड़ हो होगी, जाती है, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम्स भी होंगे, कोलिग्स भी ऐसे होंगे जिनसे नाराजगी होगी, लेकिन आप पब्लिकली एसोसिएट जब करेंगे तो आप तन के बैठेंगे कि मैं दुनिया न्यूज़ में काम करता हूँ और मेरा ये लेवल है। सो ये चेक करती हैं कंपनीज ईएनपीएस के जरिए, और इसी के साथ मेजर करती हैं कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं, और सेटिस्फाई करने के लिए हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। पे स्केल बढ़ाने हैं, इंसेंटिव्स देने हैं, गिव अवेज ज़्यादा करने हैं या क्या कुछ करना है उसके लिए। लेकिन अगर एक आपका एम्प्लॉय अगर नाराज है तो वो सोशल मीडिया पर आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। यस, बहुत ज्यादा। इवन अगर वो गलत भी है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सब एम्प्लॉयज ठीक हों जो जाके बात कर रहे हैं, वो गलत भी है, उसने गलत किया और जाके नेगेटिव बात कर रहा है सोशल मीडिया पे, जी, तो आपको वो बहुत ज्यादा हर्ट करता है। दैट इज, आप देखें तमाम कंपनीज ने अब अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और वो डेली बेसिस पे एवरी आवर चेक करते हैं, हैशटैग आपके साथ कुछ आ रहा है, चाहे वो फेक हो, कंप्लेंट ठीक हो नहीं हो, वो उस पर जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छा, कि थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग द इशू और हम इसको देख रहे हैं, या हमें आप नंबर अपना भेजें, हम आपसे रब्ता करेंगे। दे मेक श्योर कि आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है पॉजिटिव के मुकाबले में 70% ज्यादा किलर होता है, तो आपका इमेज वो ज्यादा खराब कर सकता है। सेम गोज फॉर एम्प्लॉई, अगर नेगेटिव वर्ड आपकी कंपनी के बारे में आपका सिटिंग या एक्स एम्प्लॉई बोल रहा है तो उससे नुकसान होता है। अच्छा, वो नुकसान हो सकता है। ऑफ कोर्स, तो मार्केटिंग वालों को इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह आप अपने कस्टमर्स का एंड यूजर्स का ख्याल रखते हैं ना, इसी तरह आपको अपने जो एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे होते हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। ये सारी कंपनीज के लिए है हमारा एक छोटा सा नुस्खा है। हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद थे। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के हवाले से, कॉर्पोरेट मार्केटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।